चिंतन में उपजी अपनी सोच में उसी को ढालकर समाज को ही वापस लौटा देता है। ये सनातन प्रक्रिया प्रकृति की चतुर्दिक कृपा से निहाल भारत का जिस प्रकार लोक अपूर्व है, और उसमें भी हमारे उत्तर प्रदेश का कहना ही क्या। गंगा जमुना जैसी नदियां जिसकी शिराओं में दौड़ती हों और जो हिमालय के गोद में बसा हो, राम और कृष्ण की भूमि हो, सूफी विचारधारा ने जहाँ सांस ली हो, जो हजरत अमीर खुसरो साहब की कर्म भूमि रहा, जहाँ की माटी ही लोक उर्वर है, ऐसे क्षेत्र को लोक समृद्ध तो होना ही था। और यूं एक अनूठी संस्कृति को समेटे हुए यही गीत परंपरा बन गए और जाने अनजाने हम में और हम इनमें रच बस गए। शास्त्रीयता का कोई बंधन नहीं, बस मन की उन्मुक्त उड़ान है, जीवन की समझ है, रस है, शिक्षा है, सरोकार है। नारियों ने ही नहीं, लोकगीत पुरुषों ने भी लिखे, लेकिन आज ये तय करना बड़ा कठिन है कि गीतों के इस महासमुद्र में कौन सा स्त्री का बनाया हुआ गीत और किस सृजन को पुरुष की कलात्मक न निखारा। फिर भी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं जो गीत पुरुष गाते वो उनके लिखे और जिन्हें स्त्री कंठ मिला वो उनका रचा हुआ। मैं अपने कोई तर्क में बड़ी सौभाग्यशालिनी मानती हूँ कि ऐसे प्रदेश में जन्मी जहाँ संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, भक्ति और आस्था का अनुपम मिल है। कन्नौज में मेरा जन्म हुआ। माँ ऐसी कि आंख खुलते ही उनसे संगीत के संस्कार मिले। पिता चिकित्सक थे तो उनके साथ मिर्जापुर और गोरखपुर रही, जहाँ राहत अली खान साहब से सीखा। वो ऐसे निराले उस्ताद जो रहने वाले तो लखनऊ के दादरा और गजल के मर्मज्ञ, लेकिन भोजपुरी की इतनी अच्छी पकड़ कि उनकी बनाई हुई धुनें जो सुनता तो बरबस वाह वाह कर उठता। फिर लखनऊ आई तो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, तब कॉलेज में आना हुआ। ईश्वर की ऐसी कृपा भी हुई कि आगे चलकर पद्म भूषण गिरिजा देवी जी से बनारस अंग का लालित्य सीखने का सौभाग्य मिला। पति ऐसे जीवन साथी कि पति की नौकरी के कारण बहुत जगह आना जाना हुआ। सब जगह जाकर ये जाना समझा कि लोक का आकर्षण प्रबल और एक जैसा है। संस्कार गीत तो उत्तर प्रदेश की देन है। हर अवसर का गीत यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक, तीज त्योहार और उत्सव में यदि प्रेरक कृष्ण है तो अवध के हर मांगलिक आयोजन की प्रेरणा राम है। उधर बुंदेलखंड की राई निर्गुण है और दिवाली और पाई डंडा में राम के अवध लौट आने की प्रसन्नता। उत्तर प्रदेश की संस्कृति इसलिए भी अनूठी है क्योंकि जहाँ अवध और ब्रज में पौराणिक का ध्यान है, तो भोजपुर और बुंदेलखंड जनजातीय चेतना का यशोगान है। पश्चिमांचल है जो हिंदी खड़ी बोली के लोक क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण अपना एक अलग वैशिष्ट्य रखता है। उत्तर प्रदेश के इसी वैविध्य को मैंने अपने कार्यक्रमों पर आधारित करा और मंचीय प्रस्तुति करते हुए इतने वर्षों में ये समझ में आया कि हमारी लोक कलाएं जितनी समृद्ध है, मेहनत, कष्ट और निष्काम भाव सृजन में लगे लोक कलाकार उतने ही उपेक्षित चाहते नहीं, लेकिन उपेक्षा का उतना ही गहरा दंश भोगने को अभिशप्त है। नहीं तो क्या कारण है कि कला के इतने धनी होने के बाद भी राष्ट्रीय मंच पर प्रायः वे नेपथ्य पे ही रह जाते हैं। आज जब हर 5 साल में पीढ़ी बदल रही है, समय मानो मन की गति से भाग रहा है, ऐसे में लोक कलाओं, लोक कलाकारों का संरक्षण रखने का दायित्व हम सब पर बहुत बढ़ जाता है। सोन चिरैया इसी दिशा में मेरा एक विनीत प्रयास है। सोन प्रतीक है, जैसा ने कहा, सोने जैसी समृद्ध और दमकती विरासत का, जबकि चिड़ैया संकेत है उस संरक्षण का जो चिड़िया कोई नहीं उसके बच्चे को भी चाहिए। मैं देश विदेश में कार्यक्रम जहाँ भी करने गई यही देखा, कजरी हो या होली, ननद भौजाई की चुहल हो या फिर प्रेमी के प्रेम में डूबा हुआ श्रृंगार का गीत, इन गीतों में लालित्य है जो लोग सराहना कर उठते हैं। साथ ही ये अनुभव हुआ कि कहीं न कहीं संरक्षण के संग संग आज की पीढ़ी को भी साथ में रखना बड़ा जरूरी है। ऐसे में लोक कलाओं को आज के दर्शक, श्रोता, पाठक तक ले जाना एक चुनौती है और मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक ये पीड़ा उठाया है। ये पुस्तक और 8 नवंबर को लखनऊ में हो रहा सांस्कृतिक कार्यक्रम उसी दिशा में एक कोशिश है, लेकिन ऐसा यज्ञ है जो बड़ों के मार्गदर्शन में ही पूरा हो सकता है। लोक कलाएं हमारी धरोहर है, लेकिन मेरी सदा से ये एक इच्छा थी कि एक ऐसी पुस्तक हो जो सामान्य पाठक की जिज्ञासा के साथ साथ विशेषज्ञों को भी रुचिकर लगे। पुस्तक के लेखकों की प्रज्ञा का प्रमाण तो है, लेकिन उस पुस्तक में साथ ही लोगों का एक अनोखा संसार खोलते हैं। हर लेख में लोक संस्कृति को बचाने की चिंता है। विविध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों से इस निमित्त आगे बढ़ाने को और शोध को बढ़ावा देने का भी आग्रह है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुस्तक और शोध छात्राओं के लिए भी सहायक सिद्ध होगी, उपयोगी सिद्ध होगी। सोन चिरैया ने अपना प्रयास किया है, निर्णय अब सभी पाठकों की अदालत में होना है। संस्था का यह भी प्रयास है कि हम लोक कलाकारों और संरक्षकों को ऐसा मंच दें जहाँ वे लोक परंपरा से अपने आप को जोड़ सके। लोक संरक्षण की पौध यदि हम बच्चों में रोक सके तो ये कल को इसे एक वृक्ष, विशाल वृक्ष बनाएंगे और ये कठिन काम है, 2-4 दिन में होने वाला भी नहीं।
हरि अनंत हरि कथानंतम। लोकगीतों में न तो विषयों की कमी है न कथ्य की। एक एक गीत की व्याख्या करने चलो तो ये नहीं पता चलता कौन कहाँ जन्मा और कैसे कब परंपरा में आकर बस गया। लेकिन आज भी वैसे ही दमकते हैं समय की चक्की, लेकिन अब उन्हें सीखने की। जब फिल्मी गीत तकनीक और पहुंच के बल पर जमान कर चढ़े हैं, हमारे ये लोकगीत जिन्हें ग्राम गीत कहा जाता, मैं गांव में जहाँ जाती हूँ लोकगीतों के प्रति लोगों का आकर्षण देखकर प्रणाम करती हूँ और जड़ों से जुड़े रहने की उनकी अदम्य इच्छा शक्ति को मन ही मन प्रणाम करती हूँ। कम से कम लोक संस्कृति के संदर्भ में मुझे आम और खास जन सब एक जैसे लगते हैं। उनकी माटी, उनकी सुगंध सभी वर्गों को एक ही तरह से लुभाती है। लोकगीत जहाँ तहाँ बिखरे हैं, उनको संग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इनकी धुनों को कैसे सहेजा जाए और इनके रिकॉर्ड करके कैसे किया जाए। यहाँ सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहली बात सरकार को ही आती है कि पहल सरकार को करनी होगी। आकाशवाणी ने जरूर कुछ कोशिश की, बल्कि बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अब इस पुनीत कार्य के लिए समर्थ संस्थाओं और लोगों को आगे आना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को जिनकी बात समाज बड़े ध्यान से सुनता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1875 में संगीत सार और 1879 में जातीय संगीत शीर्षक से 2 निबंध लिखे। संगीत सार में संगीत की परिभाषा, स्वर, राग, श्रुति, ताल, अंग भेद का विवरण किया। साथ ही जातीय संगीत में जन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम गीत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, ये भी इन्होंने साथ में लिखा। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि शायद अब वो समय आ गया है कि लोक संगीत और लोक कलाकारों को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। जिस तरह से हम उच्च स्तरीय शोध किए जाते हैं बड़े बड़े लोगों पे, मेरा मानना है कि ऐसे हमारे यहाँ प्रतापी ऐसे बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। अभी 10 दिन पुरानी बात है, बाबू नंदन जी नहीं रहे, धोबिया के अमर कलाकार, जिनको कि हम लोगों ने सोच रैया से मंच पर उस दिन प्रस्तुत किया। इसी वर्ष बिरहा के अदम्य अद्वितीय कलाकार राम कैलाश यादव जी इसी वर्ष हमें छोड़कर चले गए। ये ऐसे कलाकार हैं जो कलाकार नहीं, इन पर थीसिस की जा सकती है, क्योंकि ये लोग परंपरा से समझौता किया बिन 80-82 वर्ष तक पंचत्व प्राप्त करने से पहले तक कार्यक्रम करते रहे। ये उस तरह के कलाकार थे जिन्होंने किसी प्रकार समझौता भी नहीं किया। जीवन में कभी ऐसे क्षण आते हैं जो आप कहना चाहते हैं, उनके लिए शब्द नहीं मिलते या भावना शब्द से बड़ी हो जाती है। लेखकी में आभार प्रदर्शन एक अनिवार्य औपचारिकता है, लेकिन मैं यहाँ पे इस मौके पर उन लोगों को हृदय की समस्त अनुभूतियों के संग याद करना चाहूंगी जिनके कारण ये पुस्तक संभव हो सकी, पुस्तक का विचार मूर्त हो सका, और मेरा जैसा व्यर्थ जीवन है उसमें सोच रैया का काम ही कम नहीं था, ऊपर से इस किताब का पहला संस्मरण माँ स्वर्गीय निर्मला अवस्थी जी का, जिन्होंने लोक से लगाव का पहला अंकुर मेरे बाल मन में रोपा। माँ जो घर में होने वाली हर गौनई में मुझे साथ बैठा लेती, उनके साथ मैं होती और मेरी दोनों ताई जी, श्रीमती सरला अवस्थी जी और श्रीमती घनश्याम अवस्थी जी, जिन्होंने अपने पास बैठाकर न जाने कितने सोहर बनना और नकटा मुझे सिखाए और गवाए। आभार पद्मभूषण गिरजा देवी जी यानी मेरी अप्पा जी का, जिन्होंने मुझे गुरु की सीख और माँ का दुलार दिया। पति अवनीश अवस्थी जी का आभार, जिनके कारण मैं उत्तर प्रदेश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों का भी लोक जीवन देख सकी और जिन्होंने ग्रामीण जीवन और लोक जीवन के प्रति मेरे समर्पण को अपनाया। आभार सास श्रीमती उषा अवस्थी जी का और ससुर श्री आदित्य अवस्थी जी का, जिनके आशीर्वाद की छाया में सदा से हूँ कानपुर। और मेरे बच्चे बेटी अनन्या और बेटे अद्वितीय का, जिनके हिस्से का बहुत सारा समय मैंने संगीत सेवा को दे दिया। ये एक माँ की टीस है जिसको सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। प्रसिद्ध लेखक विचारक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का, जो अब है नहीं, लेकिन आज यदि पुस्तक हाथ में है तो उनकी प्रेरणा मेरे बाबूजी ही की है, जिन्होंने बहुत पहले मुझे लोक जीवन की सूक्ष्मताओं का ज्ञान दिया था। डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी का, जगदीश पीयूष जी का, अयोध्या शोध संस्थान के योगेंद्र प्रताप सिंह जी का और इस पुस्तक के सभी लेखकों का लाभ आभार, जिन्होंने इतने कठिन विषय पर मैं विषय चुनती गई और उन्होंने बड़े रोचक और सारगर्भित लेख लिखे। पीयूष द्विवेदी जी, अपने मुद्रक को धन्यवाद, जिन्होंने घर बार बार आकर बहुत सुंदर मुद्रक, यहाँ पर अभी आए हैं कि नहीं आए हैं, बहुत जोरदार तालियां पीयूष द्विवेदी जी के लिए हो जाए। अनेक चित्र सामने आंखों के उभरते हैं, उस मल्लाह को कैसे भूलूं जिसने जौनपुर में सई और गोमती के संगम पर अपनी गांव में निर्गुण सुनाया था। कहां कहां तक सबके नाम लिखूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मेरे मन में असीम कृतज्ञता है। और अंत में आभार उन अनाम स्त्रियों का, जिनके कारण अभी तक हमारी लोक संस्कृति अक्षुण्ण है, जो भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन चक्की चलाते हुए, निराई गुड़ाई करते हुए सदियों से इन गीत को सहेजती आई है।
आभार शादियों में ब्याह सुहाग और गारी गाती उन सभी स्त्रियों का जिनके दम से इन समारोहों की रौनक होती है। आभार लोक कलाकारों का, आभार लोक का।